Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saidan Rain and today we are going to start our new chapter of alternating current. और आज इसके हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में हम आगे जाके अच्छे तरीके से लर्न भी करेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो सबसे पहले इट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर: at the end of this chapter the students will be able to, number 1, understand and describe the time period, frequency, the peak and root mean square values of an alternating current and voltage। यानी आपको टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ जो है अल्टरनेटिंग करंट की और वोल्टेज की, वो सारी आपको पता होंगी कि उनको वो किन को कहते हैं। नो एंड यूज द रिलेशनशिप फॉर द साइनोसाइडल वेव। साइनोसाइडल वेव जो है जस्ट लाइक अ साइन वेव, जिस तरह ये क्या है, ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट को शो करती है। तो ये जो साइनोसाइडल वेव है जिसको हम साइन वेव भी कहते हैं, ये किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट को कैसे रिप्रेजेंट करती है वो भी देखेंगे। अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द एसी थ्रू द रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। किस तरह से आपकी अल्टरनेटिंग करंट, अच्छा जो डीसी करंट होती है ना, डायरेक्ट करंट जो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल करंट होती है डीसी, इस तरह से जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है, तो फिर उसमें होता क्या है, या तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में होती है या सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल में होती है। तो जो डीसी करंट होती है आपकी, उसमें जो मेन फंक्शन होता है वो सिर्फ रेजिस्टर्स का होता है, जबकि एसी सर्किट में रेजिस्टर्स के साथ साथ कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और आपने देखा था कि किस तरह से इंडक्टर्स जो है उनके अंदर ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस होती है। तो अब आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं और इंडक्टर्स हैं, ये किस तरह से इन जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, इनमें से किस तरह से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो करती है और उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। अंडरस्टैंड हाउ द फेज लैग्स एंड लीड्स इन द सर्किट। किस तरह से फेज लैग, फेज एंगल को कहते हैं, थीटा को कहते हैं। सो थीटा जो है, जो एंगल है, वो किस तरह से अगर एक वेव दूसरी वेव से आगे चली जाती है या उसको हम या पीछे रह जाती है, तो जो आगे जाने वाली वेव है उसको हम कहते हैं कि वो लीड कर रही है, और जो पीछे रह जाती है वेव उसको हम कहते हैं कि वो लैग कर जाती है। तो ये इसको फेज लैग और फेज लीड क्या होता है इसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अप्लाई द नॉलेज टू कैलकुलेट द रिएक्टेंसेज ऑफ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। हम देखेंगे कि रिएक्टेंसेज क्या होती हैं कैपेसिटर्स की और इंडक्टर्स की। रिएक्टेंसेज कहते हैं वो मुज़ाहमत, जैसे आपने रेजिस्टर्स में क्या होती है, रेजिस्टेंसेस होती है ना, जितने रेजिस्टर्स आप अपने सर्किट में लगाते हैं उतनी ही उसकी रेजिस्टेंसेस होती हैं। इसी तरह कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स ये भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और ये भी मुज़ाहमत प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये करंट को ईजिली फ्लो करने नहीं देते। सो दे विल ऑल्सो अपोज द फ्लो ऑफ द करंट, एंड वो जो मेजर ऑफ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ द करंट होती है वो रेजिस्टर्स में उसकी रेजिस्टेंस जो है वो मेजर ऑफ द अपोजिशन होती है टू द फ्लो ऑफ करंट। इसी तरह कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें भी वो मुज़ाहमत पाई जाती है, इनमें भी वो अपोजिशन पाई जाती है जो करंट को फ्लो होने नहीं देते, इतनी आसानी से फ्लो नहीं होने देते। और इनमें जो अपोजिशन होती है कैपेसिटर्स में और इंडक्टर्स में उसको रिएक्टेंसेस कहते हैं। रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर, रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर जो मुज़ाहमत है उसे रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर कहते हैं, और कैपेसिटर जो ऑपोजिशन प्रोवाइड करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट उसे हम रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। ये भी हम इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। डिस्क्राइब इम्पीडेंस एज वेक्टर समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। किस तरह से इम्पीडेंस क्या होती है? इम्पीडेंस होता है तमाम मुज़ाहमत, यानी एक अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जैसे अगर आप कंप्यूटर का मदरबोर्ड खोलते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे रेजिस्टर्स भी लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स भी लगे हुए हैं, इंडक्टर्स भी लगे हुए हैं, तो जितने रेजिस्टर्स हैं उन सब की रेजिस्टेंसेस, जितने कैपेसिटर्स उसमें लगे हुए हैं उन सब की रिएक्टेंसेस ऑफ द कैपेसिटर्स, जितने इंडक्टर्स उसमें लगे हुए हैं उन सब की रिएक्टेंसेस ऑफ द इंडक्टर्स। टोटल मुज़ाहमत, जितने रेजिस्टेंस हैं, जितनी आपकी रिएक्टेंसेस हैं, अगर आप उनको सम अप कर लें उन टोटल मुज़ाहमत को, टोटल ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट को, तो उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। सो इम्पीडेंस जो है वो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस एंड रिएक्टेंसेस ऑफ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स विद इन एनी सर्किट। कोई भी आप एसी सर्किट लगाते हैं उसमें जितनी मुज़ाहमत है, टोटल मुज़ाहमत है टू द फ्लो ऑफ करंट, वो जो मेजर ऑफ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, ना सिर्फ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर बल्कि रिएक्टेंसेस ऑफ द कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स एज वेल। तो टोटल जो इम्पीडेंस का मतलब है कि जो टोटल ऑपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टर्स की वजह से, कैपेसिटर्स की वजह से, इंडक्टर्स की वजह से, वो उसकी इम्पीडेंस कहलाती है।
ठीक है। एंड इट इज़ अ वेक्टर समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेज, ना सिर्फ रेजिस्टेंसेज ऑफ द रेजिस्टर्स बल्कि मैंने आपको कहा रिएक्टेंसेज ऑफ द कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स एज वेल, ठीक है। तो उन सब का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो आपका इम्पीडेंस कहलाता है। नाउ एंड यूज द फार्मूला ऑफ AC पावर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आप किस तरह से AC पावर को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे AC पावर के लिए, पावर कंजप्शन को किस तरह से वैल्यूएट करेंगे, तो वो हम देखेंगे कि वो कौन सा फार्मूला है और उसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ रेजोनेंट सर्किट्स, किस तरह से रेजोनेंट सर्किट्स जो हैं उनको क्या कहें, जो LC सर्किट्स हैं, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स के जो सर्किट्स हैं उनको हम रेजोनेंट सर्किट्स कहते हैं। वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उनका क्या रोल है, उनकी क्या एप्लीकेशंस है, वो भी हम देखेंगे। अप्रिशिएट द प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स यूज फॉर द सिक्योरिटी चेक्स। आपके कॉलेजेस में, स्कूल्स में, बड़े बड़े मॉल्स में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे सारे सिक्योरिटी चेक्स में मेटल डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं। मेटल डिटेक्टर्स ना सिर्फ कार्स के लिए, मॉल्स के बाहर अगर हम देखें तो बड़े बड़े मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, बल्कि उसके अलावा वो जो एंट्रेंस में भी जो मेटल डिटेक्टर्स लगे होते हैं वो सारे सिक्योरिटी चेक्स के पर्पस के लिए वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनमें रेजोनेंट सर्किट्स का क्या रोल है वो भी हम देखेंगे। सो उसके बाद डिस्क्राइब द 3 फेज AC सप्लाई, किस तरह से जो है वो 3 फेज AC सप्लाई क्या होता है कि फेज़ क्या होते हैं। जैसे हमारे घरों में अगर एक फेज़ लगा हुआ उस पर अगर 240 वोल्ट आ रही है तो हम 2 फेज़ 3 फेज़ जितने नंबर ऑफ फेजेस बढ़ाते जाते हैं उससे क्या होता है कि अगर एक फेज़ ख़राब हो जाता है तो हमारे पास जो टोटल आउटपुट वोल्टेज है वो जो हम कंज्यूम कर सकते हैं फॉर इन एनी आउटपुट डिवाइसेस जो भी हम उससे चलाना चाहते हैं, तो हमारे पास जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इस तरह से अगर एक फेज़ ख़राब भी हो जाता है तो हमारा दूसरा तीसरा फेज़ जो है वो वर्क करता रहता है। ये भी हम इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बिकम फेमिलियर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसका होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, जो बगैर किसी मीडियम के अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकती हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम है वो रेडियो वेव से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, लो फ्रिक्वेंसी एंड लार्ज वेवलेंथ रेडियो वेव से गैमा रेज तक। गैमा रेज हाई फ्रिक्वेंसी, हाई एनर्जी बट स्मॉल वेवलेंथ की होती हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी किस तरह से वेरी करती है। मैंने कहा कि रेडियो वेव्स जो हैं लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ की होती हैं, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी लो होती है लेकिन उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है। उसके मुकाबले में जो गैमा रेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ स्मॉल होती है। तो ये हम देखेंगे कि कैसे इन्वर्स रिलेशन है वेवलेंथ का। ये आपको जहाँ से भी नज़र आ सकता है कि जब भी कोई वेव मूव करती है v=f लैम्डा, लेकिन यहाँ पे हम स्पीड ऑफ वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी हैं, चाहे वो रेडियो वेव है, चाहे वो गैमा वेव है, चाहे वो विजिबल स्पेक्ट्रम की कोई वेव है, उसकी जो स्पीड होती है वो हमेशा v नहीं हम यूज़ करते हैं, हम उसकी जगह c यूज़ करते हैं, वेयर c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो फिर हम ये फार्मूला जब इधर यूज़ करेंगे, सो इन दिस फार्मूला इफ c इज कांस्टेंट वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इफ c इज कांस्टेंट सो वी कैन राइट f इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। सो वी कैन सी दैट इफ c इज कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट ही होती है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, c की वैल्यू आपने पहले देखी थी, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट है। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कैसा रिलेशन है, इनवर्स, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ये हम इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नाउ द प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किस तरह से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो बगैर किसी मीडियम के अपनी एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफ़र करती हैं, वो कैसे प्रोड्यूस कराई जाती हैं, कहाँ से कैसे आप उसकी जनरेशन करते हैं, ट्रांसमिशन कैसे करते हैं, किस तरह से उसको आगे भेजते हैं, और फिर उन्हें रिसीव कैसे करते हैं, ये सारा प्रोसेस भी हम इन डिटेल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो वी हैव रेड इन द लास्ट चैप्टर दैट एन AC जनरेटर प्रोड्यूसेस द अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट। हमने देखा कि AC जनरेटर्स जो हैं वो आपकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं। Nowadays most of the electrical energy is produced by the AC generators। हम अपने घरों में भी, फैक्ट्रीज में भी, इंडस्ट्रीज में भी लार्ज स्केल पे हम AC जनरेटर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें वो करंट चाहिए होती है जो अल्टरनेट कर सके, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी मूव करे और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी मूव करे, ठीक है। और उसकी आउटपुट पे भी हम बहुत बड़ी ह्यूज स्टीम टर्बाइंस यूज़ कर सकते हैं, यानी इसे लार्ज स्केल पे यूज़ कर सकते हैं। जो आपका DC करंट है ना, जो यूनी डायरेक्शनल होता है, वो स्मॉल स्केल के लिए यूज़ होता है।
लेकिन जो AC जनरेटर से जो AC करंट प्रोड्यूस होती है, हम उसको लार्ज स्केल पे, बहुत बड़े पैमाने पे, बड़ी बड़ी चीज़ों को चलाने के लिए, ह्यूज स्टीम टर्बाइंस को चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो द मेन रीज़न फॉर द वर्ल्ड वाइड यूज़ ऑफ द AC इज़ दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेज इजिली एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट. जो मेन रीज़न है वो यही है कि AC जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, हम उसको इसीलिए ज़्यादातर प्रेफर करते हैं DC के मुकाबले में, क्योंकि एक तो वो अल्टरनेट कर सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में जा सकती है, और लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल करती है और लो कॉस्ट की भी होती है. ठीक है, तो हमें इसके एप्लीकेशन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द DC. दैट्स वाई ये हम वर्ल्ड वाइड जो है वो यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, पहले जो क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन, जिसका जो चैप्टर आपका अल्टरनेटिंग करंट के बारे में है, तो सबसे पहले बताएं कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट. तो ये उसकी डेफिनेशन है. अल्टरनेटिंग करंट AC इज दैट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग विद टाइम. अल्टरनेटिंग करंट जो है वो होती है जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ साथ रिवर्स होती रहती है. इसका मतलब ये है कि अगर ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल अगर आप कोई AC सोर्स लें, तो पहले हाफ साइकिल में अगर ये पॉजिटिव पीक है और ये नेगेटिव पीक है, तो जितने टाइम में उसने T/2 से T टाइम के लिए, सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा कि जो क्रेस्ट है वो ट्रफ बन जाएगी और जो ट्रफ है वो क्रेस्ट बन जाएगी. तो इस तरह ड्यूरिंग एवरी हाफ साइकिल वो अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव पीक्स को चेंज कर लेते हैं, रिवर्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो ये इसकी मेन डेफिनेशन है. उसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये किस तरह से फ्लो करती है, ये फिगर से आप इसको देख सकते हैं. तो ये नेक्स्ट पेज पे ये जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं, ये आपका एक AC सोर्स है. ठीक है, AC सोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ साइन वेव. अब ये बताया कि अगर पहला हाफ साइकिल है, पहला हाफ साइकिल कहाँ से शुरू होता है, टाइम 0 से लेके T/2. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से लेके T/2 तक क्या होता है, करंट जब फ्लो करती है तो ये वाला टर्मिनल अगर पॉजिटिव है और सेकेंड टर्मिनल B जो है वो इस वक्त नेगेटिव है, तो सेकेंड हाफ टाइम में यानी T/2 से T के लिए, पहले आप चल रहे थे 0 से T/2. ठीक है, टोटल टाइम आपका कितना है, T. सो T इज द टोटल टाइम पीरियड. इस टोटल टाइम पीरियड के आप दो हिस्से कर रहे हैं, एक कर रहे हैं 0 से लेकर T/2 फर्स्ट हाफ साइकिल, और दूसरा हिस्सा आप कर रहे हैं T/2 से T यानी सेकंड हाफ साइकिल. तो हम कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट हाफ साइकिल में आपका A टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल था और B जो है वो नेगेटिव था और करंट फ्लो कर रही थी फ्रॉम A टू B थ्रू द रेजिस्टर R, वी कैन सी. तो उसमें क्या होगा T/2 से T में कि अब आपका वो रिवर्स हो जाएगा ना. हम कह रहे थे उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी. पोलैरिटी रिवर्स का मतलब है जो A टर्मिनल जो पहले पॉजिटिव था अब वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और B टर्मिनल जो पहले नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो क्या होगा कि विद रिस्पेक्ट टू द ये जो करंट इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं ना, कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम ये करंट जो है ये अल्टरनेट कर जाती है. फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर एक टर्मिनल A पॉजिटिव और B नेगेटिव था, तो सेकंड हाफ साइकिल में A नेगेटिव और B पॉजिटिव हो जाएगा और करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. पहले करंट की डायरेक्शन, क्योंकि कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना, तो पहले करंट A टू B मूव कर रही थी, फ्लो कर रही थी थ्रू द रजिस्टर R. अब जो करंट है वो B टू A फ्लो कर रही है थ्रू द रजिस्टर R. तो ये चीज़ें उन्होंने आपको पीछे एक्सप्लेन की हैं. अब फ्रीक्वेंसी जो है, अब टाइम, अच्छा सबसे पहले व्हाट इज टाइम पीरियड. एक वेव जितने टाइम में ट्रैवल करती है वो उसका टाइम पीरियड है. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, हम पहले बात करते थे वाइब्रेशन की, ऑसिलेशन की, इसी तरह टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव. वन वेव की कंप्लीशन में या वन वेव के पास होने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, किसी एक जगह से अगर वेव फ्लो कर रही है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रही है, तो एक वेव जितने टाइम में ट्रैवल करती है वो उसका टाइम पीरियड T होता है. और उसके जो ऑपोजिट होता है वो उसकी होती है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ टाइम इन 1 सेकेंड, अगर एक सेकेंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का इन्वर्स रिलेशन होता है, वेयर F इज इक्वल टू 1/T. ठीक है, सो हम ये आपकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के हम बता रहे हैं कि अल्टरनेटिंग जो आपकी करंट है, क्वांटिटी वो एसोसिएटेड होती है, चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो, वो क्वांटिटी एसोसिएटेड होती है फ्रीक्वेंसी के साथ, और उसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1/T के. द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज एन AC जनरेटर. जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज का या करंट का जो सोर्स यूज़ करते हैं वो आपका AC जनरेटर होता है, विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस चैप्टर. हमने प्रीवियस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो बहुत तफसील से पढ़ा कि किस तरह से उसका कॉयल जो है वो रोटेट करता है, और ड्यू टू द स्लिप रिंग्स अल्टरनेटिंग करंट जो है वो जनरेट होती है. और द आउटपुट V ऑफ दिस AC जनरेटर एट एनी इंस्टेंट T, ये उसका आउटपुट वोल्टेज है. V इज इक्वल टू V0 साइन थीटा हमने देखा था वहाँ पे, और मैंने कहा था थीटा चूंकि फेज है तो आप थीटा को, यानी ये रिलेशन आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि V इज इक्वल टू V0 साइन थीटा, वेयर थीटा इज अ फेज. सो वी कैन राइट
थीटा की जगह आप ओमेगा टी लिख सकते थे। और ओमेगा चूंकि एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी का जो रिलेशन होता है लीनियर फ्रिक्वेंसी के साथ वो होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ठीक है, आप अब यहाँ पे अभी आपने देखा कि f क्या है जी, f तो है 1/t, तो आप इस f की जगह 1/t भी यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन राइट 2π/t वेयर t इज़ द टाइम पीरियड। कैपिटल T जो है वो टाइम पीरियड को शो कर रहा है और स्मॉल t जो है वो किसी एवरेज टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, सो v इज इक्वल टू v0 साइन 2π/t। ये जो 1/t जो टाइम पीरियड का लगा ये फ्रीक्वेंसी की जगह लगा है, जो ये वाला रिलेशन आप कह रहे हैं ना कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। सो v इज इक्वल टू v0 साइन थीटा था, मैंने कहा कि थीटा की जगह आप ओमेगा टी यूज़ करते हैं बिकॉज थीटा इज अ फेज और ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की रिलेशन है 2πf वेयर f इज इक्वल टू 1/t। सो दिस इज साइन ऑफ 2π/t मल्टीप्लाई बाई ये जो स्मॉल t जो ऑलरेडी पहले इसके साथ था। ठीक है, कैपिटल T जो है वो आपके टाइम पीरियड को शो कर रहा है और स्मॉल t इज द एवरेज टाइम वेयर t इज द पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल एंड इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ द AC एंड 2π/t इज इक्वल टू 2πf विच इज ओमेगा विच इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी of the rotation of the coil. Thus 2π/t multiplied by t is equal to omega t, जैसे मैंने आपको कहा, and this omega t is your theta which is the angle through which the coil rotates in the time t. ठीक है, अब ये जो फिगर है आपकी ये क्या शो कर रही है, ये जो फिगर इक्वेशन 16.2 shows that the value of the alternating voltage V is not constant. आप ये देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज ये जो आपका V इज इक्वल टू V0 साइन थीटा है, ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं, ये चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी एंगल के साथ साथ चेंज हो रही है। इट चेंजेस विद टाइम, और टाइम के साथ भी चेंज हो रही है। आप इसको थीटा के साथ भी वेरी करा सकते हैं इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, और ये टाइम के साथ भी वेरी कर सकती है। सो व्हेन t इज इक्वल टू 0, अब आप ये एक वेव फॉर्म देखें, ये हमने वोल्टेज और करंट जो है वोल्टेज टाइम ग्राफ बनाया। अब वोल्टेज टाइम ग्राफ में आप ये देख सकते हैं ये आपकी एक वेव है, कंप्लीट वेव। अब इस वेव को अगर मैं टाइम के लिहाज से करूं, मैं दो तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं उसको टाइम के लिहाज से वेरिएशन कर रही हूँ, जहाँ मैं उसकी थीटा के लिहाज से वेरिएशन कर रही हूँ। अब ये देखें, जब आप उसको टाइम के लिहाज से वेरिएशन करेंगे, एक टोटल वेव कितने टाइम में ट्रैवल करती है, अभी मैंने आपको बताया था टोटल वेव ट्रैवल करती है इन द टाइम पीरियड t में। ठीक है, अब आपने इस t को डिवाइड करना, शुरू में तो टाइम 0 है ना, एट दिस पॉइंट योर t इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाए इसकी पीक वैल्यू पे। जब ये पीक वैल्यू आई है तो इस पॉइंट पर जो इसका t है वो कितना हो गया है, t/4। उसके बाद आ जाए दोबारा वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई, मीन पोजीशन पे, तो उस वक्त जो उसका टाइम है वो कितना हो गया, t/2। फिर वो आ गई नेगेटिव पीक पे, ये वाली वेब पॉइंट है। नेगेटिव पीक पे जो उसकी वैल्यू हो गई है टाइम की वो कितनी हो गई, 3t/2। और फिर लास्ट पॉइंट दोबारा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आई है और उस वक्त जो उसका टाइम है वो t हो गया। यानी आप t/4 प्लस t/4 यानी 0 प्लस t/4 t/4 प्लस t/4 t/2 t/2 प्लस t/4 3t/2 3t/2 प्लस t/4 इज t। आप क्या कर रहे हैं कि हर आधे टाइम के बाद, ये देखें, हर एक मीन पोजीशन और उसके बाद उसकी जो पीक वैल्यू है उसके दरमियान में हम कह रहे हैं कि कितना टाइम वेरी कर रहा है, t/4। तो 0 से लेके पहला टाइम कितने का फर्क आ रहा है, t/4 का। तो 0 से लेके यहाँ तक जो आपका फर्स्ट पीक आती है, मीन से फर्स्ट पीक की तरफ, फर्स्ट एक्सट्रीम या फर्स्ट पीक की तरफ, वो कितना टाइम आता है, t/4। फिर मजीद उसमें t/4 अगर हम ऐड करेंगे सो दिस इज t/2। फिर इस t/2 में मजीद t/4 ऐड करेंगे तो सो दिस इज 3t/2। फिर उसमें t/4 ऐड करेंगे सो दिस इज t, क्योंकि आपने टोटल टाइम t में कह रहे हैं ना कि एक कंप्लीट अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है, जो साइन वेव है, वो टोटल टाइम t में ट्रेवल करती है। सो दिस इज t इज इक्वल टू 0। सो वी गेट t इज इक्वल टू t/4, देन t/2, 3t/2 एंड t। इस तरह से हम उसको टाइम के लिहाज से वेरी करेंगे, और जैसे जैसे टाइम के लिहाज से उसकी वेरिएशन होगी साथ साथ वोल्टेज भी वेरी करेगी, क्योंकि वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करिए। सो v इज इक्वल टू v0 साइन 2π/t मल्टीप्लाई बाय t। इसमें अगर आप इस स्मॉल t की जगह शुरू में अगर t को 0 रखें, जैसे कि ये शुरू में 0 है, सो अगर t इज 0 तो ये पूरा साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 इज 0। सो उस वक्त वोल्टेज भी क्या होगी, एट t इज इक्वल टू 0 वोल्टेज इज ऑल्सो 0। ठीक है, इस पॉइंट पे। उसके बाद आ जाओ उसकी पीक वैल्यू पे। पीक वैल्यू पे हम कह रहे हैं t किसके बराबर हो गया, t/4। अब अगर आप इसमें t/4 डाल के देखें इस स्मॉल t की जगह, तो t/4 जब आप डालेंगे t से कैंसिल हो जाएगा, और 4 जे 2 1 2 2 2 4। सो दिस इज साइन ऑफ π/2 बन जाएगा। और जब ये साइन ऑफ π/2 यानी साइन 90 बनेगा, सो दिस इज साइन 90 इज 1।
देन v इज इक्वल टू वी नॉट, यानी उसकी पीक वैल्यू. सो एट दिस पॉइंट यू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विच इज वी नॉट. सो v इज इक्वल टू वी नॉट एट दिस पॉइंट, जो कि आपको ग्राफ से नजर भी आ रहा है. अब आ जाए इस पॉइंट पे, जब आपका t किसके बराबर है, t/2. अब आप अगेन इस फॉर्मूला में स्मॉल t की जगह क्या डालेंगे, t/2. जब इसकी जगह आप कैपिटल t/2 डालेंगे, t से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज साइन पाई. अब साइन 0 भी 0 होता है और साइन पाई यानी साइन 180 भी 0 होता है. सो जब आप ये इधर डालेंगे, सो अगेन ये वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी एट दिस पॉइंट. सो यू कैन गेट v इज इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट. उसके बाद आ जाए t किसके बराबर है, इस नेगेटिव पीक पे. नेगेटिव पीक पे आपका t है 3t/2. ये यहाँ पे आप इसकी करेक्शन कर लें, ये आपका 3t/4 है. ठीक है, दिस इज 3t/4, 3t/2 नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आप t/4 ऐड कर रहे हैं ना. तो जब आप t/4 ऐड करेंगे, तो जब t/2 में जो पिछली वैल्यू है t/2 में, उसमें जब आप t/4 ऐड करेंगे इस तरह से, तो आपके पास 3t/4 आता है. सो दिस इज 3t/4. और जब ये 3t/4 अब आप इसकी जगह डालेंगे, इस t की जगह, सो 3t/4 जब आप इधर पुट करेंगे तो t से कैंसिल हो जाएगा, और 4 से करेंगे तो 2 1 2 2 2 4. सो दिस इज 3π/2. 3π/2 जो है वो साइन 270 होता है, और साइन 270 जो है वो आपका वो -1 के इक्वल होता है. या आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं. जब आप उसको करेंगे, सो दिस इज -v0. सो एट दिस पॉइंट आपके पास वोल्टेज की पीक तो आएगी, लेकिन नेगेटिव पीक आएगी. ठीक है, तो ये आ जाएगा. उसके बाद आ गया अब आपका लास्ट पॉइंट है t. तो स्मॉल t की जगह कैपिटल T डाला, t से कैंसिल हो गया, साइन 2π. साइन 2π का मतलब है साइन 180 भी 0 होता है, और 2π का मतलब है साइन 360. साइन 360 भी आपका 0 होता है. सो एट दिस पॉइंट जब साइन 360 भी 0 होगा, सो अगेन यू कैन गेट द वोल्टेज 0 एट दिस पॉइंट. ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि कैसे टाइम के लिहाज से वोल्टेज भी अल्टरनेट कर रही है, वेरी कर रही है. ठीक है, और जैसे जैसे वोल्टेज वेरी करी, इसी तरह करंट भी वेरी करती है, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है. तो अब आप ये देख सकते हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वोल्टेज इज 0. t/2 जो आपका जो t/4 टाइम था आपका पहला, तो t इज इक्वल टू t/4 पे आपकी वोल्टेज इज मैक्सिमम v0. फिर उसके बाद जब आपने कैलकुलेट किया कि t/2 यानी t/4 प्लस t/4 करके जब t/2 आया, तो जब आपने इधर t/2 डाला, तो तब आपने देखा कि वोल्टेज इज 0. ठीक है, अगेन उसके बाद जब आपने मजीद इस t/2 में t/4 ऐड किया, तो यू गेट 3t/4. और यहाँ पे जब आपने 3t/4 इस स्मॉल t की जगह डाला, तो आप देख सकते हैं जब 3t/4 डालेंगे तो साइन 270 आएगा, और विच इज़ -1, एंड वी कैन गेट v इज इक्वल टू -v0. और फिर जब आप स्मॉल t की जगह कैपिटल T जब डाल देंगे, सो साइन 2π भी 0 होगा, और वोल्टेज इज अगेन 0. सो इस तरह से ये वोल्टेज वेरी करेगी. अब जैसे जैसे मैंने कहा कि वोल्टेज वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी तरह से वोल्टेज वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू द एंगल. ठीक है, अगर आप इसको v इज इक्वल टू v0 साइन थीटा लिखें, तो वोल्टेज वेरी कर रही है एंगल के साथ. आप इसके एंगल के साथ वेरिएशन भी देख सकते हैं वोल्टेज की, और वोल्टेज की टाइम के लिहाज से वेरिएशन भी देख सकते हैं. ठीक है, टाइम के लिहाज से हमने ऊपर देखी है, अब आप इसकी एंगल के लिहाज से वेरिएशन देखें. एंगल के लिहाज से किस तरह होगा, सबसे पहले एंगल आपको पता है, एक साइड ये जो आपकी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ है, ये बेसिकली एक सर्कल होता है. दिस इज अ सर्कल. ठीक है, क्योंकि अगर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को आपस में मिलाएं तो वो एक सर्कल बनाता है, और सर्कल का टोटल एंगल होता है 360. इसका मतलब है आपका एक जो पूरी साइन वेव है वो 2π या 360 डिग्री जो है उसका टोटल एंगल जो है वो 360 होता है, या 2π होता है. अब आपने अपने टोटल एंगल को 2π में डिवाइड करना है. किस तरह से डिवाइड करेंगे, शुरू में तो थीटा इज 0 एट दिस पॉइंट, जो मीन पोजीशन है, और जब थीटा 0 है तो आपको पता है साइन 0 इज 0, और v इज इक्वल टू वोल्टेज भी क्या हो जाएगी 0 एट दिस पॉइंट. ठीक है, उसके बाद एट पॉइंट ए. अब एट पॉइंट बी, ये जो आपकी पीक आ रही है इस पे, ये जो पीक वैल्यू है बी पॉइंट पे, उस वक्त आपका थीटा इज π/2, 90 जिसको कहते हैं. अब अगर थीटा π/2 है एट पॉइंट बी, और साइन π/2 आपको पता है ना मैक्सिमम वैल्यू देता है साइन π/2 या साइन 90 जो है वो 1 होता है. सो v इज इक्वल टू v0 एट दिस पॉइंट. उस वक्त आपकी वोल्टेज क्या होगी, मैक्सिमम v0 एट द पॉइंट बी. अब आ जाए एट पॉइंट सी. एट पॉइंट सी, अब आपका थीटा, अब आप π/2 जमा करते जा रहे हैं ना. सो 0 में प्लस π/2 किया तो π/2 आ गया, फिर π/2 प्लस π/2 मजीद करेंगे तो π आ जाएगा, फिर π में प्लस π/2 करेंगे, सो दिस इज 3π/2. अगेन इसमें आप π/2 ऐड करेंगे, सो यू कैन गेट 2π. ठीक है, टोटल एंगल. तो जब आप टाइम की वेरिएशन करा रहे थे तो t/4 ऐड कर रहे थे. जब आप थीटा की वेरिएशन करा रहे हैं एंगल की, तो एंगल में कितने का फर्क रखना है आपने, π/2 का. सो 0 प्लस π/2 प्लस π/2
फिर वो पाई आ गया पाई प्लस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, सो दिस इज 2 पाई। ठीक है, तो इस तरह से एंगल की वेरिएशन टोटल एंगल आपने करना है। अब हमने ये देखा कि ये जो आपका एट पॉइंट बी थीटा मैक्सिमम था यानी पाई बाय 2 था, तो उस वक्त आपका साइन थीटा इज साइन 90 या साइन पाई बाय 2 वो 1 होता है, सो दिस इज v इज इक्वल टू v नॉट। सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, जब आपका थीटा जो है, जब आप पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 तो कर देते तो वो पाई आ जाता है ना एंगल, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे साइन पाई या साइन 180 अभी हमने कहा था कि वो होता है 0, सो वोल्टेज इज 0 एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट सी। इस तरह डी पॉइंट पे अगर आप आ जाएं, अब आप पाई में मजीद पाई बाय 2 अगर ऐड करें, सो पाई प्लस, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना पाई बाय 2 की वेरिएशन है, सो पाई प्लस पाई बाय 2, ये किस तरह से आप निकालेंगे, सो दिस इज 2 पाई प्लस पाई एंड दिस इज 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो ये 3 पाई बाय 2 है। तो अब ये इस तरह से आ रहे हैं, तो आप मजीद इसमें जिस तरह जमा करते जाएंगे तो इस तरह। तो अब हमने क्या करना है कि ये 3 पाई बाय 2 कहते हैं 270 को, और मैंने अभी आपको बताया था ऊपर के साइन 270 जो है वो -1 होता है, आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। तो दिस इज v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट, मैक्सिमम तो होगी लेकिन नेगेटिव साइड पे। उसके बाद आ जाए पॉइंट ई के ऊपर। ई पॉइंट पे क्या हो रहा है कि आपका जो अब मजीद 3 पाई बाय 2 में अगर आप करके देख लें कि पाई बाय 2 ऐड करें, तो ये क्या बन जाएगा, 3 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 4 पाई बाय 2, एंड 4 पाई बाय 2 का मतलब है ये आपके पास 2 पाई आ गया, कैंसिल आउट हो गए, और 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, और साइन 360, साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0, साइन पाई भी 0 और साइन 2 पाई भी 0। ठीक है, जो आपका 2 पाई होता है या 360 होता है वो भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 360 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है। तो यहाँ से आपके पास अगेन वोल्टेज जो है एट दिस पॉइंट वो क्या आ जाएगी, 0। तो इस तरह से वोल्टेज की वेरिएशन आप चेक कर सकते हैं, ना सिर्फ टाइम के लिहाज से उसकी वेरिएशन चेक कर सकते हैं, वो वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, बल्कि आप वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द एंगल थीटा भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह से आप इसकी वेरिएशन चेक करेंगे। ये इसका आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने पढ़ा था, कल हम इंशाल्लाह इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये सारी हम देखेंगे कि ये क्या होती हैं और इसको हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। और ये जिस तरह से हम वोल्टेज को अल्टरनेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और विद रिस्पेक्ट टू द थीटा, इसी तरीके से हम वोल्टेज के अलावा करंट की भी वेरिएशन उसी तरीके से स्टडी करते हैं जैसे वोल्टेज की वेरिएशन देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो फॉर्मूला था v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, करंट का भी इसी तरह का फॉर्मूला था i इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। तो सिमिलर वेरिएशन है, जिस तरह से वोल्टेज की वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड थीटा, इसी तरह से करंट की भी वेरिएशन है। तो इंशाल्लाह कल हम अपने लेक्चर में इसको आगे फॉलो अप करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. You can like, subscribe and share my channel and press the bell icon for future notifications. If you have any problem, you can comment me also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.